नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो जिन प्रतियोगियों की नेट या फिर जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई हो गई है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरे वे जिनकी किसी कारणवश परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाई है, तो आप लोगों को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कमर कस के फिर से तैयारी करिए, क्योंकि आगामी परीक्षा जून में होने वाली है। और अगर आपकी सफलता मेहनत रंग लाएगी तो ज़रूर आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। उसके लिए आपको सतत निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों की नेट की परीक्षा क्वालिफाई हो गई है, उन्हें अब बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा एक सीढ़ी की तरह होती है। कई राज्यों में लेक्चरर की भर्ती आने वाली है, तो जिन लोगों ने परीक्षा क्वालिफाई कर ली है वो अब लेक्चरर की तैयारी में लग जाएं। और नेट का सिलेबस इतना बड़ा है कि वहाँ से किसी भी राज्य का हो, मुझे ऐसा लगता है कि 60% वहाँ से कवर हो ही जाते हैं। तो आप लोगों को भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं बच्चन सीरीज़ की अगली कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बच्चन सिंह ने शुक्ल का समर्थन करते हुए किस आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या संभव बताई है? काव्य आधार पर, वर्णभेद आधार पर, आर्थिक आधार पर या फिर राजनीतिक आधार पर? तो जिन लोगों ने बच्चन सिंह को पढ़ा होगा वो शुक्ल का समर्थन करते हुए बताते हैं कि भक्ति आंदोलन की व्याख्या निसंदेह वर्णभेद के आधार पर ही संभव हो सकती है। अगला प्रश्न है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल? अगर आपने बच्चन सिंह को पढ़ा है तो उसमें वो जो तमाम आलोचक हैं उनका समर्थन करते हुए, खंडन विखंडन करते हुए अपनी इतिहास ग्रंथ की रचना करते हैं। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में किन किन आलोचकों को रखा गया है। तो कारण यही है क्योंकि वे सबसे निचोड़ लेकर चलते हुए दिखते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, रहीमदास का प्रिय छंद कौन सा है? सोरठा, दोहा, छप्पय छंद, दोहा, बरवय छंद या फिर मालिनी छंद? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोहा और बरवय छंद रहीमदास के प्रिय छंद थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया था? आशा करती हूँ इस प्रश्न से आप सभी लोग परिचित होंगे। मानसिंह, टोडरमल, रहीमदास या फिर मीराबाई? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने रामचरितमानस को सबसे पहले रहीमदास को सुनाया था। और अकबर के जो दरबारी थे नवरत्नों में मानसिंह और टोडरमल, इनसे तुलसीदास का कहीं ना कहीं स्नेह था। और मीराबाई को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने तुलसीदास को जो पत्र लिखा था और उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। तो इस लिहाज से मीराबाई तुलसीदास के संपर्क में थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मित्रों किसी गाइड से कॉपी पेस्ट नहीं है, इसे मैंने स्वयं किताब को पढ़ने के बाद बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो आप इस नोट को बनाते हुए चलें। आशा करती हूँ कि अगर कहीं भी किसी परीक्षा में यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं तो आप निसंदेह गलत नहीं करेंगे। दक्षिणी हिंदी में सबसे पहले कविता करने वाले कवि हैं। ऑप्शन में है गेसूदराज, हसन गंगू, फिरोज शाह या फिर शाह मीरूज़ी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गेसूदराज दक्षिणी हिंदी में सबसे पहले कविता करने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार रीति कवियों की नायिका भेद की मॉडल कौन सी पुस्तक है? नंददास की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी, प्रबोध चंद्रोदय या फिर केशव दास की कवि प्रिया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भानुदत्त की जो रसमंजरी है वो नंददास की रसमंजरी का आधार भी थी। और साथ ही साथ जो रीतिकाल के कवि थे उनकी नायिका भेद की मॉडल पुस्तक भी थी, ऐसा बच्चन सिंह बताते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार अलंकार ग्रंथों की आधार पुस्तकें हैं। जयदेव की चंद्रालोक, अप्पय दीक्ष की कुवलयानंद, भाषाभूषण, अलंकार माला या फिर अलंकृते? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
जयदेव की चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित की कुवलयानंद अलंकार ग्रंथों की आधार पुस्तक रही। अर्थात रीतिकाल में जो अलंकार ग्रंथ रचे गए हैं वो इन्हीं 2 ग्रंथों के आधार पर लिखे गए हैं। अर्थात ये दोनों ग्रंथ उसके उपजीव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि को यह गौरव देना अन्याय है क्योंकि यह केवल संयोग था कि उनके उपरांत रीति काव्यों की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो चली। कथन किसकी आलोचना में है? नगेंद्र द्वारा शुक्ल के लिए, बच्चन सिंह का नगेंद्र के लिए, हजारी प्रसाद का शुक्ल के लिए या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का शुक्ल के लिए। तो जो ये कथन है ये नगेंद्र द्वारा आचार्य शुक्ल की आलोचना में कहा गया है क्योंकि शुक्ल ने चिंतामणि से रीति काव्यों की शुरुआत मानी थी। तो नागेंद्र यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि चिंतामणि को ये गौरव देना अन्याय है क्योंकि जो रीति काव्यों की परंपरा थी वो चिंतामणि के बाद ही से ही चली। ये संयोग था कि उनके उपरांत जो रीति काव्य की धारा अविच्छिन्न मतलब बिना रुके हुए चल पड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगे की सुकवि रीझियाँ तो कविताएं, ना तो राधिका सुमिरन को बहानो है। काव्य पंक्ति किसकी है? देव, भिखारी दास, रसलीन या फिर प्रताप शाही। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भिखारी दास। और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आप सोचेंगे कितना सरल प्रश्न मैंने यहाँ पे क्यों रख लिया है। तो ये नेट की जेआरएफ से तो कई बार नेट जेआरएफ की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी या फिर जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पे इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल में गाँव और नगर के बीच खाई खोद दी जाती है, उनकी दूरी बढ़ जाती है। कथन किसका है? यहाँ पे बच्चन सिंह अपना दृष्टिकोण रखते हैं कि जो राम जन्मभूमि थी या फिर जो रामलीलाएँ हैं वो आज भी गांव-गांव में विख्यात हैं और जो कृष्ण लीला थी वो तो आज भी मथुरा और ब्रज के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। रास रचाते हुए लोग दिख जाते हैं। लेकिन जो रीतिकाल था वो बहुत ज़्यादा सामंती दृष्टिकोण रखता था और आप देखते ही होंगे कि जो अधिकतर रीति ग्रंथकार हैं वो किसी न किसी दरबार के कवि हैं। तो जो रीतिकाल में जनमानस से और दरबारों से जो एक कह सकते हैं कि जो जुड़ाव था, जो संबंध था वो कहीं ना कहीं अलगाव के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चन सिंह वही बता रहे हैं कि रीतिकाल में गांव और नगर के बीच खाई खोद दी जाती है और उनकी दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कथन निसंदेह बच्चन सिंह का है, इसे आप याद रखेंगे। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न मैंने एक वीडियो में बनाया था कि कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने कि नगर की तो बहुत बड़ाई की है लेकिन जो गांव है उसकी खिल्ली उड़ाई है। तो निसंदेह वो बिहारी हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी एक और बिहारी की दोहों को हिंदी साहित्य का रत्न मानते हैं, दूसरे ओर हाथी दांत पर जड़े बलबूटे। ऐसा कौन आलोचक कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मिलस सभा के बीच लोग कवित्व की वो खेल करी जानो है। पंक्ति किसकी है? तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। यहाँ पे कवि व्यंग्य कर रहा है जो रीतिकाल में जो कवि हैं वो आता होता कुछ नहीं है लेकिन प्रशस्ति के लिए किसी भी दरबारी काव्य होने का गौरव तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ कविता के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। तो कवि बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत रुष्ट है। और ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। ये कहते हैं कि कविता को ढेले की तरह सभा के बीच में लोग फेंक कर इसके साथ खेल करते हैं। तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, ने की पीर के कवि हैं आलम, बोधा, दुजदेव, घनानंद। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। अगला प्रश्न है, अति सूदो सनेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बाक नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद मुक्त रीति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, न तथाकथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रभाव बनने वाला था।
और ना रीति के बाद में उनकी कविता। कथन किसका है? शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बच्चन सिंह का कथन है। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करती हूँ आपको प्रश्नोत्तरी आपकी तैयारी में बेहतर सहयोग करेगी। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।